Hello everyone, this is Indu Chauhan and I welcome you all to Judiciary Academy. ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इससे पहले यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, द सीरीज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसके अंदर एक वीडियो में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की बात की है और दूसरे वीडियो के अंदर हमने डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की बात की है। आज ही हमारा 3rd वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इस डॉक्ट्राइन को शुरू करने से पहले मैं ज़रा एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 लोग हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ए और बी। ठीक है, अब इन दोनों के ट्विन्स बच्चे हैं, जिसका एक का नाम है C1 और एक का नाम है C2। ठीक है, क्या है, इनके ट्विन्स बच्चे हैं। अब इनके बच्चों का क्या आया है, बर्थडे आ गया है। ठीक है, बर्थडे आ गया है। पेरेंट्स ने कहा कि चलो कल तुम्हारा बर्थडे है तो अपन लोग एक मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, तो C1 और C2 ने कहा कि ठीक है, हम लोग मूवी देखने चलेंगे। अब C1 को जानी है शाहरुख खान की मूवी देखने और C2 को जाना है सलमान खान की मूवी देखने। और प्रॉब्लम ये है कि C1 को तो सलमान खान पसंद नहीं है और C2 को शाहरुख खान पसंद नहीं है। अब पेरेंट्स में है कन्फ्यूजन कि क्या करें। अब दोनों के बीच में एक हार्मनी बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम C1 सब दोनों को शाहरुख खान की मूवी लेके गए तो C2 नाराज़ हो जाएगा। अगर हम सलमान खान की मूवी देखने जाते हैं तो C1 नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे क्या है कि दोनों को ही एक दूसरे की जो पसंद है वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब A और B यानी कि इन दोनों पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि A विल गो विथ C1, वो C1 के साथ जाएगा सलमान खान की मूवी देखने, सॉरी शाहरुख खान की मूवी देखने। और बी ने डिसाइड किया कि मैं C2 के साथ जाऊंगी किसकी मूवी देखने, सलमान खान की मूवी देखने। ठीक है, अब ए और C1 तो जा रहे हैं शाहरुख खान की मूवी देखने और बी और C2 जा रहे हैं सलमान खान की मूवी देखने। अब इससे क्या हुआ कि ए को भी, C1 को भी अपनी पसंद की मूवी देखने को मिल गई और C2 को भी अपनी पसंद की मूवी देखने को मिल गई। सो ऐसे क्या किया, ए और बी ने क्या चीज़ डिसाइड करी कि दोनों के ऐसा डिसीजन लिया, इस चीज़ को ऐसा इफेक्ट दिया कि दोनों के बीच में हार्मनी, दोनों के बीच की दोनों की ख्वाहिशें भी पूरी हो जाए और दोनों के बीच में एक हार्मनी बनी रहे। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई चीज़ का इनजस्टिस दोनों के साथ ना हो, दोनों ही अपनी अपनी पसंद की मूवी देख पाए। अब यही क्या है, हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। कैसे है कि ये यहाँ पे जैसे जो बात करी है वो हमने C2 और C1 के बीच में, दोनों के बीच में एक हार्मनी मेंटेन की है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये 2 सेक्शंस या 2 प्रोविजंस, जो भी हमारे किसी भी एक्ट के अंदर कोई 2 प्रोविजंस हैं या फिर दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों प्रोविजंस के बीच में एक हार्मनी मेंटेन करते हैं कि कोई भी इनजस्टिस या कोई गलत ना हो और दोनों का इफेक्ट बना रहे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, द टर्म हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस रेफर्स टू सच कंस्ट्रक्शन बाय विच द हार्मनी और वननेस अमंग्स द वेरियस प्रोविजन ऑफ एन एनेक्टमेंट इज अराइव्ड। क्या है, हार्मनी ऑफ एक ऐसा कंस्ट्रक्शन, आप इस तरीके से एक ऐसी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं कि ताकि 2 प्रोविजंस या फिर बहुत से जो भी प्रोविजंस हैं किसी इनैक्टमेंट के, उनके बीच में एक हार्मनी, एक वननेस बनी रहे। ठीक है, the doctrine is used to avoid the inconsistency or the repugnancy within a section or between a sections of another and the other parts of the statute। यानी कि कोई भी, क्या तो एक सेक्शन के अंदर ही कुछ 2 ऐसा स्टेटमेंट हो जिसके बीच में इनकन्सिस्टेंसी हो, या कोई सेक्शन या किसी दूसरे पार्ट का जो स्टैट्यूट है उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी हो, तो ये डॉक्ट्राइन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम ऐसी इनकन्सिस्टेंसीज को अवॉइड कर सकें। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, द रूल फॉलोज अ वेरी सिंपल premises that every statute has a purpose and intent as per a law and it should be read as a whole. ये लोग क्या, एक डॉक्ट्राइन का बेसिक और सिंपल मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हर स्टैट्यूट होता है उसको एक पर्पस और एक इंटेंट के साथ, हम लॉ के अंदर इसका एक पर्पस है और हमें उसको एक साथ देखना चाहिए. हम ये नहीं देख सकते कि यार यहाँ इनकन्सिस्टेंसी है तो चलो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. नो, ऐसा नहीं होगा. ये डॉक्ट्राइन ही हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ऐसी इनकन्सिस्टेंसी को क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें. द interpretation which is consistent with and makes the enactment consistent shall prevail. सिंपल सी बात क्या है कि ऐसा कोई भी आप इंटरप्रिटेशन लगाइए जो कि इनेक्टमेंट के साथ कंसिस्टेंट हो और उसे ही आप आगे प्रिवेल करेंगे. द इंटरप्रिटेशन दैट रिजल्ट्स इन इनजस्टिस, लेकिन ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कि इनजस्टिस, हार्डशिप या इनकन्वीनियंस को रिजल्ट देता है, ठीक है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे. ठीक है, यानी कि ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन या ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन आप करिए जो इनैक्टमेंट के साथ कंसिस्टेंट हो, देन दैट विल प्रिवेल, उसको आप सही मानेंगे. लेकिन अगर ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं जो इनजस्टिस या इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है या कंस्ट्रक्ट करता है, तो उसे हम अवॉइड करेंगे. ठीक है, फिर क्या है, द इंटरप्रिटेशन विद द क्लोजेस्ट कन्फर्मिटी टू जस्टिस मस्ट बी पिक्ड, यानी कि जो ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन जो कि जस्टिस दे रहा हो, हम उसी को पिक करेंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल मतलब था डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का. वो सिर्फ ये है कि अगर दो जगह कोई भी इनकन्सिस्टेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दो प्रोविजंस, सेक्शंस या किसी भी दूसरे स्टैट्यूट के किसी पार्ट के साथ, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, उनका एक ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे कि उन दोनों प्रोविजंस के बीच में एक हार्मनी मेंटेन रहे, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हुए हम यही चीज़ करते हैं. ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ का मतलब, द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आया होगा. अब चलिए हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे, वो है केस लॉज. और एक केस लॉ है जिसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं. चलिए अब एक केस लॉ की बात करते हैं जिसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया था रिलेटिंग टू द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. केस का नाम क्या है, CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स. इस केस में 5 प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए, किससे रिलेटेड, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड. पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो कोड्स है, मान लीजिए दो प्रोविजन है, प्रोविजन ए और प्रोविजन बी, दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है और इसकी वजह से अगर आगे कोई क्लैश होता है इनके बीच में, तो कोर्ट्स का ये ड्यूटी है कि उस क्लैश को क्या करें, अवॉइड करें. ठीक है, वो ऐसा कुछ करें कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं उनके बीच में हार्मोनाइज हो, यानी कि कोई हार्मोनाइजेशन यानी हार्मोनाइज आप उसके बीच में कर सकें, हार्मोनी कंस्ट्रक्ट कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, यानी दोनों प्रोविजंस को सही कर सकें. ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल तो क्या है कि कोर्ट की क्या ड्यूटी है, अगर दो प्रोविजंस क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से, तो उनमें बीच में कोई भी क्लैश हो उससे पहले उस चीज़ को अवॉइड रखें. ठीक है, दूसरा क्या कहता है हमारा, द प्रोविजंस ऑफ वन सेक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन अनदर unless the court, despite of all its efforts, unable to find a way to reconcile their difference. कहने का मतलब ये कि जब मान लीजिए दो किसी प्रोविजन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप किसी एक प्रोविजन को यूज़ नहीं कर सकते कि आप दूसरे प्रोविजन को डिफीट कर पाएँ. यानी कि एक प्रोविजन का यूज़ देके दूसरे प्रोविजन को डिफीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि, कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि कोर्ट हर वो तरीका यूज़, हर एक एफर्ट लेता है कि उसके बीच में हार्मोनाइजेशन किया जा सके, दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको हटाया जा सके. अगर उसको कोई तरीका नहीं मिलता तब बात डिफरेंट है, लेकिन जब तक वो अपना कोई तरीका ढूंढ नहीं लेता, कोर्ट ढूंढता नहीं है, उनके डिफरेंसेस नहीं ख़त्म कर देता है, तब तक आप किसी सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं टू डिफीट द अनदर सेक्शन और द प्रोविजन. ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल क्लियर. थर्ड प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अब अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने बहुत कोशिश करी और ये इम्पॉसिबल है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजन के डिफरेंसेस को हटाया जा सके, तो कोर्ट क्या करेगी, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन देगी जिसके कारण दोनों ही प्रोविजंस का इफेक्ट बना रहे, उन दोनों को ही इफेक्ट दिया जा सके जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक.
एक बार मैं यहाँ पे रीड आउट कर देती हूँ. When it is impossible to completely reconcile the difference in the contradicting provision, the court must interpret them in such a way so that effect is given to both the provisions as much as possible. अगर कोई वे नहीं मिल रहा है तो ऐसा इंटरप्रिटेशन दीजिए कि दोनों प्रोविजंस को ही इफेक्ट दिया जा सके जहां तक पॉसिबिलिटी है. डिस्कस दी फोर्थ वन क्या कहता है कि जो कोर्ट हैं जब वो लोग कोई किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, कि इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी प्रोविजंस को आप इतना कम नहीं कर सकते, इतना रिड्यूस नहीं कर सकते कि वो यूजलेस हो जाए या डेड हो जाए. अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं है. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? दो प्रोविजंस का डिफरेंस कम करना, उनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट करना. अगर आपने एक को इतना कम कर दिया है कि वो एकदम यूजलेस हो चुका है या डेड हो चुका है, तो उसे हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे. जैसे कि हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया कि ए जो है वो C1 के साथ गया मूवी और जो बी है वो C2 के साथ गया. अब मान लो अगर इस केस में होता कि नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं यार हम चलो शाहरुख खान की मूवी देखने चलते, तो सी का कुछ नहीं रहता, कोई हार्मनी मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी शाहरुख खान की मूवी देखने की. सिमिलरली तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर दो प्रोविजंस के बीच में इतना भी आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है कि वो डेड हो जाए, यूजलेस हो जाए. अगर ऐसा है तो वो क्या नहीं होगा? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. ठीक है. और लास्ट क्या प्रिंसिपल है? टू हार्मोनाइज इज नॉट टू डिस्ट्रॉय एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन. यानी कि जो हार्मोनाइज करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी भी प्रोविजन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें. ठीक है. सो ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स थे जो हमें इस केस लॉ के अंदर दिए गए थे. आई होप इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल्स. 5 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज डन फॉर द प्रिंसिपल्स. अब हम लास्ट के 2 केसेस को डिस्कस करेंगे. चलिए अब हमारा नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. वो क्या है? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बहुत बारी केस दिख चुके हैं, आप लोगों को पता भी होगा. इस केस में कंट्रोवर्सी किसके अंदर थी? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 368. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसी कोई भी लॉज नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करें? वायलेट करें, अब्रिज करें. ठीक है. अगर ऐसा कोई भी लॉ बनाती है तो वो क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा. दूसरी तरफ आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को, किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? अब क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर ऐसा कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, इसलिए दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. एक तरफ तो आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे, दूसरी तरफ आपने ये पावर दे दी पार्लियामेंट को कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकती है. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ? जब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कि भाई समझ में आ गया कॉन्ट्राडिक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट, उन्हें अमेंड किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कोई भी लॉ ऐसा ना बनाए या किसी भी लॉ को इस तरीके से अमेंड ना करे कि वो किसी के फंडामेंटल राइट को अब्रिज करे. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट हो या किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना होगा कि अमेंड करते समय, लॉ बनाते समय वो कोई भी प्रोविजन को इस तरीके से अमेंड ना करे कि वो किसी चीज़ को अब्रिज करे. ठीक है. बाय एक्सरसाइजिंग देयर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते समय. सो यहाँ पे क्या हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया गया कि दोनों आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल 368 के बीच में एक हार्मनी मेंटेन की जा सके. ठीक है. सो दिस इज फॉर द शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. चलिए हम नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस क्या है? री केरला एजुकेशन बिल 1951. अब इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब भी आप किसी भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी प्रोविजन को डिसाइड करते हैं या कोई भी चीज़ को डिसाइड करते हैं, तो आप उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अडॉप्ट करें, उन्हें ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को डिसाइड करें, ताकि
जो दोनों प्रोविजंस हैं उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान रखना है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से पहले? द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की। अब ये नेक्स्ट केस क्या है हमारा? ईस्ट इंडिया होटल्स वर्सेस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो एक्ट था, कोर्ट ने एक बेसिक एक जनरल स्टेटमेंट दिया। उस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब भी कोई एक्ट होता है आप उसको रीड एज अ होल, उसको एक साथ पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? हार्मोनाइज्ड होने चाहिए। यानी कि उस एक्ट के सभी प्रोविजन एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज्ड होनी चाहिए, सभी प्रोविजंस के बीच में एक हार्मनी मेंटेन रहनी चाहिए। क्यों? ताकि इन सभी प्रोविजंस को क्या दिया जा सके? इफेक्ट दिया जा सके, उन्हें यूज़ किया जा सके, वो सारे ही प्रोविजंस यूज़फुल हों। तो बेसिक क्या सिंपल सी बात है, हम केवल केस लॉज के सिर्फ जजमेंट्स देखेंगे कि वो केस लॉ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। शंकवी प्रसाद के अंदर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ किया गया हमने इसलिए देखा। उसके बाद में नेक्स्ट केस जो हमने देखा वो इसलिए देखा क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ डिसाइड करनी है तो हमें 5 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के, उन्हें ध्यान रखना है। और ये वाला केस हम इसलिए देख रहे हैं कि जब भी हम किसी एक्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, तो रीड इट एज अ होल, उसको एक साथ पढ़िए, और जितने भी उसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके बीच में एक हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, वो हार्मोनाइज्ड होने चाहिए, ताकि उन सभी एक्ट को, उन सभी प्रोविजंस को इफेक्ट दिया जा सके, वो यूजफुल रहे। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, जिससे मैंने एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल जिससे हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब समझा। उसके बाद में हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखा, उसके बाद में इसके 5 प्रिंसिपल्स देखे, और लास्ट में केस लॉस देखे हैं हमने, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको सब चीज़ समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सेकेंडली, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सेकंड लेगा आपका, आपने इतनी देर वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी कमेंट, कौन से और मैं नए वीडियोस बनाऊं, इसके बारे में भी सजेशंस आप मुझे दे सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।